देखिए 60 से ज्यादा विधायक हम लोग के पास है। 31 तारीख को जब मीटिंग बुलाए थे तब सिर्फ 20 एमएलए गए थे, अब सिर्फ 8 एमएलए गए हैं। 31 और 5, एक हफ्ता भी नहीं, उसी में 20 से घट के 8 हो गया है। तो आप खुद ही समझ पा रहे हैं कि कौन से तरफ आने वाला समय जा रहा है और आने वाले समय में क्या होने वाला है और क्या परिस्थिति खड़ा होगा, ये तो साफ जाहिर है। हम लोगों ने अपना प्रिंसिपल ऑपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्लेम किए थे, 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा विधायकों के सिग्नेचर लेके जो स्वीकृति हम लोग को मिल चुका है, तो हम लोग ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन के तौर पे उधर फंक्शन करेंगे। इस पे तो दो राह नहीं है और उनके संख्या घटते रहेंगे। जैसे बोला जाता है, वो अभी जो उनका दावा हो रहा है कि वर्किंग कमेटी थी तो बहुत सिलेक्टिव लोगों को बुलाया गया था, लेकिन ये जो सिलेक्शन नंबर दिखाकर आपको नहीं लगता कि वो वाकई सिलेक्टिव से भी कम है? कुछ तो बहाना देना पड़ेगा। अब क्या बोलेंगे, विधायक लोग नहीं आ रहे हैं, सांसदगण नहीं आ रहे हैं, ये आप तो नहीं बोल सकते, कैसे बोलेंगे? अब कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो इसका रुख मोड़ दिया जाता है। पर्पस आप कोई एक मकसद से बुलाते हो, एजेंडा कुछ होता है, लेकिन वो एजेंडा जब आप पूरा नहीं कर पाते हो तब आप उसका रुख घुमा के उसको दूसरा नाम दे देते हो। यही हो रहा है। अभी अगर हम लोग फिरहाद हकीम की बात करें, मेयर थे आपके साथ ही कॉर्पोरेशन में, कल उन्होंने रिजाइन दे दिया ये कहते हुए कि जब मैं यूडीएमए मिनिस्टर था, मेयर था, तो बहुत ही आराम से काम करता था, दबंगई से काम करता था, अब मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ। देखिए, अगर कोई काम नहीं कर पा रहे वो तो इस्तीफा देंगे ही। चेयर में ऐसे बैठ के रहने का तो कोई मतलब नहीं है। मेयर का काम तो कलकत्ता शहर में सबसे ज़्यादा है और उनको काम करने के लिए ही मेयर बनाया गया था। अभी अगर वो बोल रहे हैं कि वो काम नहीं कर सक रहे हैं तो मैं उनका ये डिसीजन को सचमुच कंग्रेचुलेट करता हूं कि वो पद में बैठ के रहने के लिए, उस चेयर में बैठ के रहने के लिए नहीं बैठे रहे, एक सिद्धांत लेके रिजाइन करके निकल गए। तो अभी तो वोट भंग हो गया, तो वो जो अगले चुनाव तक कैसे काम होगा? वोट भंग, हाँ, एमआईसी मेयर अगर रिजाइन करता है तो एमआईसी भी मतलब वोट भंग हो जाता है पूरा मेयर इन काउंसिल का। लेकिन काउंसिलर्स है, अब काउंसिलर्स अपने अपने जगह पे काम करेंगे और बाकी उसके बाद क्या होगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि अभी इस पे कुछ क्लियर नहीं है कि इस सिचुएशन में वोट का क्या स्टेटस रहेगा आने वाले समय में। दादा, टीएमसी पार्टी ने अभिषेक बनर्जी को नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना के रखा हुआ है, लेकिन साथ में 2 जॉइंट सेक्रेटरी डेरेक और दोला सेन को अपॉइंट किया, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अभी वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बोला जाता है, लेकिन है स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी नहीं है और नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन भी नहीं है। अब नेशनल जनरल सेक्रेटरी 2 बने 3 बने, इसका क्या मतलब है? आपको जनरल सेक्रेटरी स्टेट पार्टी है, स्टेट का होना पड़ेगा, नेशनली तो कोई प्रेजेंस है ही नहीं। और बंगाल में भी जिस दिशा में जा रही है चीजें, वहां भी अभिषेक बनर्जी का कोई नेतृत्व मान नहीं रहे हैं और नेतृत्व उनके हाथ में है भी नहीं और रहेंगे भी नहीं आने वाले समय में। अब बचाने के लिए और 2 लोगों को डाल दिया गया है जनरल सेक्रेटरी, ताकि ये जो अभी जो पोल डिबैकल हुआ, दल का जो अवस्था हुआ, इसका जिम्मेदार सब अभिषेक बनर्जी को मान रहे हैं। अब 2 और को देने में अगर दे देंगे तो अब क्या होगा, सिर्फ अभिषेक बनर्जी नहीं, अभिषेक बनर्जी ये उनके ऊपर डाल देंगे कि मैं तो सही कर रहा था, ये लोग सही नहीं कर रहे थे। तो अपने आप को हार से बचाने के लिए, अपने आप को ये सारे जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, इससे बचने के लिए जनरल सेक्रेटरी में 3 लोगों को लाया गया है। बंगाल की कमान चंद्रिमा भट्टाचार्य को दे दी गई है। जनरल ये जो कमेटी बनी है, इसमें काफी न्यू फेसेस हैं। जो सबसे ज्यादा देखने वाली बात थी वो चंद्रिमा भट्टाचार्य, जो कि राज्य की कमान संभालेंगी। देखिए, न्यू फेसेस अगर पहले लाए होते तो कुछ काम का काम होता। अब ये चेंज करके मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा और जो रह गए उनके साथ उन्हीं में से बनाना पड़ रहा है। तो ये अगर पहले किए होते कि संगठन में चेंजेस, सही लोगों को सही जगह बैठाना, सही लोगों को वो जिम्मेदारी देना जो जिम्मेदारी वो निभा पाए, तो आज तो ये परिस्थिति नहीं होता।
तो दीदी को ये बात अगर पहले सोच लिए होते तो मुझे लगता है दल का ये दुर्गति जो आज हो रहा है ये नहीं होता।